हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए ठीक बताओ, पिछली क्लास की जो वीडियो अपनी अधूरी रह गई थी, आज हम उस वीडियो को फुल लेकर के आए हैं और आज आपके सामने हम जो अपनी पिछली क्लास थी उसका शेष भाग बेटा अपन पूरा कराने वाले हैं। आई स्टूडेंट्स, तो ध्यान लगा करके अच्छे से अपने अच्छे माइंड से बेटा पढ़ना है आपको। ओके, तो देखिए अपनी जो पोएम चल रही थी बेटा वो कौन सी थी? द स्नेयर। द स्नेयर का मतलब जाल या फंदा। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। पॉइंट का ध्यान रखना है बेटा, कभी इसके जेम्स स्टीफन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम इस वीडियो को नेक्स्ट जहां से हमने छोड़ा था बेटा वहां से आज आगे आपको लेकर के चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, यानी कि मैं अचानक से एक दर्द भरी आवाज या एक दर्द भरी चिल्लाहट सुनता हूं। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, शायद कोई खरगोश इन ए स्नेयर, किसी जाल या फंदे में फंस गया है। क्योंकि कभी बेटा जिस आवाज को सुनता है वो आवाज किसकी होती है बेटा? एक छोटे से खरगोश की होती है। तो कभी अंदाजा लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है कि शायद कोई खरगोश जाल या फंदे में फंस गया है। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन। कभी कहता है कि मैं अब उसी आवाज को, उसी चिल्लाहट को, उसी दर्द भरी चिल्लाहट को अगेन का मतलब पुनः सुनता हूं या फिर बेटाओ फिर से सुनता हूं। यानी कभी के लिए जो वो दर्द भरी जो आवाज है वो फिर से सुनाई देती है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि ये आवाज कहां से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि फ्रॉम वेयर, कि ये आवाज कहां से आ रही है। तो देखो बेटा, कभी अचानक से एक खरगोश की आवाज सुनता है। कविता में देखो रिपीटिशन का प्रयोग भी हुआ है बेटाओ, कि यदि जैसे कभी अचानक से एक आवाज को सुनता हूं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं या कहीं बैठे हुए एकदम स्टडी कर रहे हैं और एकदम से हमको कहीं भी दर्द भरी चीख सुनाई देती है बेटाओ, तो हमारा ध्यान एकदम से विचलित हो जाता है। लेकिन फिर हम एक बार तो हम ये सोचते हैं चलो आई होगी कहीं से आवाज, लेकिन कभी उस बात को पुनः फिर दोहरा रहा है। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, कभी को फिर वही आवाज फिर से सुनाई देती है। अगर कोई आवाज हमको दोबारा से सुनाई दे तो फिर तब जाके हमें जान पड़ता है कि ये बात कैसी बेटाओ हकीकत है। ठीक है, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम देयर। कभी कह रहा है कि मैं उसी आवाज को पुनः सुनता हूं, उसी दर्द भरी चिल्लाहट को पुनः सुनता हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि ये आवाज कहां से आ रही है। आगे चलते हैं बेटाओ, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो देखो बेटा, ये मैंने आपको कहा था कि द लास्ट लाइन्स ऑफ एवरी स्टेंजा बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ फॉलोइंग स्टेंजा, यानी कि जो प्रत्येक स्टेंजा की अंतिम पंक्ति है मेरे बच्चों, वो अगले वाले स्टेंजा की फर्स्ट पंक्ति बन जाती है। कवि ने इसमें रिपीटिशन दोहराया है। क्या दोहराया बेटा? रिपीटिशन। और रिपीटिशन का अर्थ होता है बेटा पुनरावृत्ति। ठीक है, अब कवि ने इस पुनरावृत्ति का उपयोग क्यों किया है? देखो, एक तो ये कविता बेटा यूनिटी को दर्शाती है। यूनिटी का मतलब यानी कि आपस में जो स्टेंजा है ये सारे कैसे हैं बेटा? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, हम रिपीटिशन करके यदि किसी बात को कहते हैं तो ये कविता जो है ये पाठकों के मन में ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करती है। ठीक है, जैसे हम किसी कहे अरे भाई देखो ना इधर क्या हो रहा है, वो व्यक्ति नहीं सुनता, लेकिन दोबारा से फिर कहते हैं भाई देखो तो सही इधर क्या हो रहा है। तो यानी कि जब हम बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं तो अगले सामने वाला जो व्यक्ति है, जो लिसनर है, वो बेटा हमारी बात को सुनता है। इसलिए कवि ने क्या किया बेटाओ, इस प्रत्येक अंतिम पंक्ति को अगले वाले जो स्टेंजा है उसकी प्रथम पंक्ति में ऐड किया है, जिससे कि पाठक अपना ध्यान, जिससे कि लिसनर अपना ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर सकें कि देखो खरगोश कहीं जाल में फंसा हुआ है। इसलिए बेटा इसको हमें ये कविता जो ये स्टेंजा है ये अपनी यूनिटी को दर्शाता है, जिससे हम जान जाए कि खरगोश वास्तव में
जाल में फंसा हुआ है। अब देखिए बेटाओ, आगे चलते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए, और यहां पे क्वेश्चन आगे जैसे बेटा हमारा वाई कांट द पोएट हेल्प द रैबिट। एक तो इस चीज को ध्यान रखना है जो मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था कि पोएम का क्वेश्चन आंसर हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, कोड नोट मत करना, कांट ही आएगा प्रेजेंट टेंस में। अब देखो व्हाई कांट द पोएट हेल्प द रैबिट, यानी कवि खरगोश की सहायता क्यों नहीं कर सकता है। तो देखो बेटा फटाफट से हम इससे बना सकते हैं, द पोएट कांट हेल्प द रैबिट। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही किसके लिए आया बेटा, कवि के लिए। बिकॉज ही इज अननोन का मतलब होता है बेटा अनजान, क्योंकि वह अनजान है टू रैबिट्स वेयर अबाउट का मतलब होता है बेटा पता ठिकाना। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि भाई कांट द पोएट हेल्प द रैबिट, द पोएट कैन नॉट हेल्प द रैबिट बिकॉज क्योंकि ही इज अननोन टू रैबिट्स वेयर अबाउट, क्योंकि वो खरगोश के पते ठिकाने से कैसा है बेटा, वो अनजान है, वो नहीं जानता है कि खरगोश कहाँ छुपा हुआ, कहाँ पे है, कहाँ जाल में फंसा हुआ है, इसलिए वो खरगोश की सहायता नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आगे हम लेके चलते हैं बेटा हम आगे स्टेंजा की तरफ, और अपना अगला स्टेंजा है बेटाओ वट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं कि ये आवाज कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, ही इज कॉलिंग आउट कहते हैं बेटाओ तेजी से आवाज लगाना, बार बार पुकारना। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, अब ही यहाँ किसके लिए आया बेटाओ, खरगोश के लिए। ठीक है, वो पर्सोना का यूज मैंने आपको समझा दिया कि कवि ने स्टेंजा में आई का प्रयोग अपने लिए किया है और ही का प्रयोग रैबिट के लिए किया है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह सहायता के लिए बार बार चिल्ला रहा है। कॉलिंग आउट का मतलब होता है बेटा रेगुलर, नियमित रूप से, कॉल आउट कॉन्स्टेंटली। इज का प्रयोग आया ना, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कॉन्स्टेंटली यानी वो लगातार सहायता। एड, देखो एड का अर्थ होता है बेटा सहायता, जिसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, हेल्प। क्या कह सकते हैं, हेल्प, यानी कि मदद के लिए या सहायता के लिए बार बार चिल्ला रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग ऑन चिल्लाते हुए। देखो क्राई माने चिल्लाना, ठीक है, ऑन माने लगातार चिल्लाना, चिल्लाते हुए। द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड का मतलब होता है बेटा भयाक्रांत। फ्राइटेंड को बोल सकते हैं बेटा हम फुल ऑफ फियर। क्या बोल सकते हैं बेटा, फुल ऑफ फियर, जिसका अर्थ होता है बेटा भयभीत कर देने वाला, भयाक्रांत। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और देखो यहां पे बेटा एयर मीन्स, एयर का अर्थ यहां पे बेटाओ वातावरण से है। किससे बेटाओ, वातावरण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटाओ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ओके। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड कहते हैं भयभीत कर देने वाले वातावरण में, भयभीत कर देने वाले माहौल में, लगातार चिल्लाते हुए, भयभीत कर देने वाले वातावरण में लगातार चिल्लाते हुए। अब यहां पर देखो कवि ने किस चीज का यूज किया बेटाओ, कि पूरा की पूरा जो वातावरण है, पूरा की पूरा जो वातावरण है वो उसकी चिल्लाहट से कैसा हो गया बेटाओ, भयभीत हो गया। कि कोई भी व्यक्ति जब दर्द से चिल्लाता है, रोता है, तो वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, भयभीत हो जाता है। यानी कि भयभीत का मतलब वहाँ किसी का भी, यानी जब हमारे सामने भय होता है बेटा, तो भय में कोई हंसता नहीं है, नहीं हंसता ना।
तो ऐसा माहौल जिसमें कोई हंसी क्रिएट नहीं हो सके, तो पूरा माहौल कैसा हो गया बेटा? भयभीत हो गया। तो भयभीत माहौल में, भयाक्रांत माहौल में, भयाक्रांत वातावरण में चिल्लाते हुए, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। तो देखो मेकिंग का मतलब बना देता है, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज को, और अफ्रेड मीन्स कहते हैं बेटा डरावना। अफ्रेड का अर्थ क्या होता है बेटा? डरावना। अब यहां पे देखो एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक चीज, लेकिन यहां एवरीथिंग का अर्थ प्रत्येक चीज नहीं है मेरे बेटाओ, क्योंकि चीज डरावनी थोड़ी होती है। अब जैसे कोई व्यक्ति को राक्षस आ जाए, तो ये टेबल है, चेयर वगैरह है, ये बोर्ड है, तो जो वस्तु है वो डरेंगी किसी चीज को? तो वस्तु नहीं डरती है बेटा। तो यहाँ पे एवरीथिंग का अर्थ हुआ बेटा प्रत्येक प्राणी, यानी जंगल में जो भी प्रत्येक प्राणी था वो प्रत्येक प्राणी को भयभीत बना देती है। ठीक है, यानी कि उस भयभीत माहौल में लगातार चिल्लाते हुए, यानी खरगोश के लगातार चिल्लाने से प्रत्येक प्राणी भयभीत हो जाता है। आया बेटा समझ में? यानी खरगोश मदल के लिए लगातार चिल्ला रहा है, लगातार चिल्ला रहा है, और उसके चिल्लाने से वातावरण भयभीत हो जाता है, और उस भयभीत वातावरण के कारण प्रत्येक चीज कैसी हो जाती है बेटा? डरावनी हो जाती है। यानी कि वहां पर जो प्रत्येक प्राणी था वो प्रत्येक प्राणी भयाक्रांत हो जाता है, भयभीत हो जाता है। ओके बेटा, तो देखिए अब यहां पे एक क्वेश्चन निकल करके सामने आता है कि राइट अ लाइन विद आवर स्टेटमेंट। अब एक क्वेश्चन आपके सामने यहां आता है, जैसे कि राइट, क्वेश्चन डाल देते हैं यहां पे, अ लाइन विद आवर स्टेटमेंट। ठीक है, आवर स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा अतिशयोक्ति, और अतिशयोक्ति हिंदी में आपने पढ़ा होगा बेटाओ, एक अपने आप में एक अलंकार होता है। अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। तो यानी कि कवि ने अतिशयोक्ति वाली लाइन कौन सी बेटाओ? राइट द लाइन विद आवर स्टेटमेंट। देखो लाइन से याद आया बेटा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने कई बच्चों को कहते हुए सुनाए सेंटेंस। तो ध्यान रखना, पोएम में बेटा कभी सेंटेंस नहीं होता। पोएम में स्टेंजा होते हैं, और स्टेंजा में बेटा सेंटेंस नहीं होता, स्टेंजा में होती है लाइन बेटाओ। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लास्ट लाइन, इस तरह से सेकंड लास्ट लाइन, इस तरह से हम बोलते हैं जैसे कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस है, लेट्स गो फॉलोइंग सेंटेंस। ये बोलना बेटा गलत है, क्योंकि सेंटेंस नहीं होता। ऐसे बोलते लेट्स कम ऑन द फर्स्ट लाइन, लेट्स गो सेकंड लाइन, नेक्स्ट लाइन। इस तरह से हमको इसमें बेटा लाइन का यूज करना चाहिए, सेंटेंस का यूज नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि स्टेंजा के अंदर लाइन होती है, सेंटेंस नहीं होती। तो कब आपको प्रश्न कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा बेटा कि राइट द सेंटेंस विद आवर स्टेटमेंट, राइट ए लाइन। ए लाइन मतलब एक लाइन पूछी, एक ही लाइन पूछी है, तो राइट ए लाइन विद आवर स्टेटमेंट। तो इसमें बेटा हमको लिखना पड़ेगा ए लाइन विद आवर स्टेटमेंट इज। अब वो लाइन कौन सी बेटा? वो लाइन है ये, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। यानी छोटे से खरगोश के रोने से, चीखने चिल्लाने से प्रत्येक प्राणी भयभीत हो गया। तो ये बात कैसे होगी बेटा? अतिशयोक्ति। जैसे हिंदी में पढ़ा होगा ना कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गए, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ तो बड़ी ना, और पूरी लंका भग गई सर राक्षस। तो वो अतिशयोक्ति हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी कि वहां पर जितने भी प्राणी थे बेटा सारे कैसे हो गए? भयभीत। तो आवर स्टेटमेंट में यही लाइन आ जाएगी बेटा, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, ये लाइन आ जाएगी किस बेटा? आवर स्टेटमेंट में। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे चलते हैं। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड,
यानी कि प्रत्येक चीज को डरावना, प्रत्येक प्राणी को डरावना बना देती है। क्या प्रत्येक प्राणी को डरावना क्या बना देती है बेटाओ? खरगोश की चिल्लाहट। क्या बना देती है बेटाओ? खरगोश की चिल्लाहट। ध्यान रखना इस चीज को। अब यहां पे आगे चलो, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। देखो रिंकल बोलते हैं बेटा अपने चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ जाती हैं। ध्यान रखना ये रिंकल जो होती हैं बेटा, रिंकल्स आर नेचुरल प्रोसेस। ये बेटा स्वाभाविक प्रक्रिया होती है रिंकल आना, उम्र के हिसाब से है कैसे भी। तो रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस यानी व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना बेटा, ये सीधा सिंपल होता है बिल्कुल। लेकिन जैसे व्यक्ति किसी गुस्से में होता है या व्यक्ति किसी सदमे में होता है, दुख में होता है, तो वो अपने चेहरे को सिकोड़ लेता है। जैसे कहीं भी दुख हुआ एकदम से, जैसे हम कहीं चले पैर में कांटा चुभ गया तो थोड़ा सा ऐसे हम अपने चेहरे को हल्का सा सिकोड़ लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिंकलिंग अप। और रिंकलिंग अप का मतलब होता है बेटाओ डिस्टॉर्टेड। क्या होता है बेटाओ? डिस्टॉर्ट। और डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बेटा विकृत। क्या होता है बेटा? विकृत। और विकृत का मतलब होता है बिगाड़ना, जब शकल सूरत बुरी लगे। क्योंकि दर्द में जब कोई व्यक्ति रोता है, अपने चेहरे को सिकोड़ लेता है, तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है बेटा? विकृत हो जाता है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। लिटिल फेस किसके लिए आया? खरगोश के चेहरे के लिए, यानी हिज खरगोश के लिए अपने छोटे से चेहरे को सिकोड़ते हुए। कैसे करते हुए बेटा? सिकोड़ते हुए, विकृत बनाते हुए, अपने छोटे से चेहरे को सिकोड़ते हुए। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड। एज जो ही क्राइज, जो ही वह चिल्लाता है, अगेन पुनः, फॉर एड सहायता के लिए। अब देखो कभी बार बार खरगोश की चिल्लाहट को व्यक्त कर रहा है बेटा, तो व्यक्त क्यों कर रहा है? जिससे कि रीडर्स का ध्यान केंद्रित हो सके। देखो खरगोश जो है वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जो ही वो सहायता के लिए चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। और फिर अगली बार फिर कभी ये कह रहा है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और यानी कि मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता हूं। यानी कभी जो है बेटा वो उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता है। अब कभी उस स्थान को क्यों नहीं ढूंढ पाता है? क्योंकि बेटा टू कैच रैबिट्स इन ए स्नेयर इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। बेटा यूनिवर्सल प्रॉब्लम यानी कि ये सार्वभौमिक समस्या है। और जो सार्वभौमिक समस्या होती है, जैसे खरगोश को कोई शिकारी वगैरह पकड़ते हैं नेट वगैरह में जाल, तो वो ऐसी जगह जाल को बिछाते हैं जहां किसी की नजर ना जा सके बेटा। इसलिए कभी उस खरगोश को ढूंढ नहीं पाता है कि खरगोश कहां पे छुपा हुआ है। ठीक है, यानी मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक चीज को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को भयभीत बना देती है उसकी चिल्लाहट। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अपने छोटे से चेहरे को सिकोड़ते हुए। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जो ही वो सहायता के लिए पुनः चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता हूं। ओके बेटाओ, तो आगे देखिए बेटाओ, अब हम आगे चलते हैं आगे के स्टेंजा की तरफ। और आगे के स्टेंजा देखो, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं अब स्थान को ढूंढ नहीं पाता हूं। ठीक है, और मैं स्थान को ढूंढ नहीं पाता हूं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर। वेयर, मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता हूं। वेयर, जहां, हिज पा, पा कहते हैं बेटा पंजा। पंजे का मतलब बेटा पा का कहते हैं द फुट ऑफ एनिमल। किसी जानवर का पैर जो होता है, पंजा होता है बेटाओ, उसे हम क्या बोलते हैं? पा बोलते हैं, पा। वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, जहां उसका पंजा, इज इन द स्नेयर, जाल में फंसा हुआ है। जहां उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओहो लिटिल वन, लिटिल वन, ओ लिटिल वन। तो यहां पर देखो बेटा कवि ने खरगोश के लिए क्या यूज किया बेटा? लिटिल। ठीक है, तो कवि खरगोश को एक छोटा सा बच्चा मानता है। क्या मानता है बेटा? छोटा सा बच्चा मानता है। और लिटिल वन, ठीक है, अगर छोटा सा बच्चा मानता है तो लिटिल चाइल्ड प्रयोग क्यों नहीं किया? लिटिल वन ही यूज क्यों किया है?
क्योंकि आप जानते हैं बेटाओ कि वन अपने आप में एक प्रोनाउन है बेटाओ। क्या है बेटाओ? प्रोनाउन, जिसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत लेके चलते हैं। और इस इम्पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम कहां पे करते हैं बेटाओ? देखो, जब कोई चीज के प्रति हम अननोन हो। क्या हो बेटाओ? जब हम किसी चीज के प्रति अननोन हो तो हम प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई के अर्थ में। किसके अर्थ में बेटा? कोई। अगर हम बोले बेटा छत पर कोई घूम रहा है, छत पर कोई घूम रहा है, हमें पता नहीं कौन घूम रहा है, छत पर आवाज आ रही है, छत पर कोई घूम रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? समवन इज वॉकिंग ऑन द रूफ। समवन वॉकिंग ऑन द रूफ। को देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। लोग, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो किसका प्रयोग बेटा? वन का। जब हमें पता नहीं बेटाओ कि हमें कौन बुला रहा है, यानी जहां अनजान। अब यहां पे देखो रैबिट जो है उसके लिए बिल्कुल क्या है बेटा? अनजान है। क्या है? अनजान। तो कवि ने किसका प्रयोग किया बेटा? वन का। किसका प्रयोग किया बेटा? वन का। इस वन से ये प्रतीत होता है कि जो वो रैबिट है वो ना तो कवि का कोई जानकार है, ना कोई फैमिलियर है, ना ही कोई उसका पेट है, पालतू वगैरह नहीं है। ये लाइन हमें ये दर्शाती है। इसलिए कवि ने किसका प्रयोग किया बेटा? वन का। और खरगोश कैसा है बेटा? छोटा सा, क्योंकि आवाज से पता लग जाता है, साउंड से, कि बड़े की आवाज है छोटे की। तो कवि कहता है लिटिल वन, ओहो लिटिल वन, छोटे से प्राणी, अरे छोटे से प्राणी। ठीक है? छोटे से प्राणी, ओ छोटे से प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल 1% चिंता मत करो। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं आपको प्रत्येक जगह तलाश रहा हूं। मैं आपको प्रत्येक जगह तलाश रहा हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसमें हम अगला प्रश्न लेके चलते हैं बेटाओ। क्वेश्चन कमेंट द लाइन wrinkling of his little face। of his little face। अब ये जो लाइन है बेटाओ, ये लाइन पर हमें टिप्पणी करनी है कि ये लाइन क्या कहती है। ठीक है? तो देखो, इस लाइन को हम कमेंट कैसे करेंगे बेटाओ? आंसर करके कि द रैबिट इज इन द स्नेयर। ठीक है? खरगोश जाल में फंस जाता है। एंड ही फील्स सैड। ओके बेटाओ, ही फील्स सैड, वह दुख महसूस करता है। एंड मेक्स हिज फेस डिस्टॉर्टेड। ओके बेटा, और अपने चेहरे को कैसा बना लेता है? विकृत बना लेता है। कैसा बना लेता है बेटा? विकृत। यानी कवि जो होता है, सॉरी खरगोश जो होता है, वो जाल में फंस जाता है और दुख महसूस करता है। एंड मेक्स हिज फेस डिस्टॉर्टेड, और अपने चेहरे को बेटाओ विकृत बना लेता है। आगे कर सकते हैं बेटाओ, ये लाइन जोड़ सकते हैं, ही ट्विस्ट हिज फेस। ठीक है? ये वह अपने चेहरे को सिकोड़ लेता है इन पेन। किससे बेटाओ? दर्द से। ठीक है? वह दर्द से अपने चेहरे को सिकोड़ लेता है। तो इस लाइन पर हमने क्या कर दी बेटाओ? टिप्पणी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप अपने माइंड में बेटाओ रखिए। ओके, अब देखो बेटाओ, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटाओ,
नीचे लेते हैं, कहीं दिखता नहीं हो तो। क्वेश्चन, कमेंट द लाइन लिटिल वन, ओहो लिटिल वन। ठीक है, अब इस लाइन पर हमें टिप्पणी करनी है। तो देखो हम इसको आंसर में कैसे तरह सेट करेंगे बेटाओ, द लाइन लिटिल वन, ओहो लिटिल वन, सजेस्ट दैट। अब ये जो पंक्ति है वो हमें सुझाव देती है कि द पोएट कंसिडर्स द रैबिट a tiny child। ठीक है बेटा, यानी कि जो कवि है वो खरगोश को एक छोटा सा बच्चा मान लेता है, कवि खरगोश को एक छोटा सा बच्चा मान लेता है। ठीक है, और आगे इसमें ऐड कर सकते हैं बेटा, ही इज टॉर्चर्ड, TORTURE, टॉर्चर्ड बाय द क्रूएल पीपल, यानी कि वह निर्दयी लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम इस लाइन पर कमेंट कर सकते हैं, लिटिल वन, ओहो लिटिल वन। ओके बेटा, आप इनको प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है, उनको साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। ओके बेटा, आगे अगला क्वेश्चन सेट करते हैं। चलो बेटाओ, और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हु इज अफ्रेड एंड वाई। हु इज अफ्रेड एंड वाई। एक सेकंड बेटाओ, दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ये देखने गया था कि ऊपर वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है। Who is afraid and why। तो देखो इसका अर्थ बताओ, कौन डरा हुआ है एंड क्यों। तो देखो, द रैबिट इज अफ्रेड, द रैबिट इज अफ्रेड बिकॉज, खरगोश डरा हुआ है, और क्यों, बिकॉज ही इज इन द स्नेयर, क्योंकि वो जाल में फंस चुका है। आगे हम सेट कर सकते हैं बेटाओ, द पोइट इज आल्सो अफ्रेड, और कभी भी बेटाओ क्या है बेटाओ, डरा हुआ है। द पोइट इज आल्सो अफ्रेड, अब क्यों, बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट लॉकेट, लॉकेट की जगह सर्च कर सकते हैं बेटा, ठीक है, सर्च कर सकते हैं, लुक फॉर कर सकते हैं, ही कैन नॉट लॉकेट द रैबिट, क्योंकि वो दुखी क्यों है बेटा, क्योंकि वो खरगोश को ढूंढ नहीं पाता है। तो देखो दोनों ही डरे हुए हैं, खरगोश तो डरा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो जाल में फंस गया, और कभी भी डरा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो खरगोश की सहायता नहीं कर पाता है, वो खरगोश को ढूंढ नहीं पाता है। इसलिए बेटाओ दोनों की दोनों ही डरे हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें देखो, क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्राइटेंड एयर।
व्हाट डू यू मीन बाई फ्राइटेंड एयर, यानी कि ये जो भयाक्रांत वातावरण है इसके बारे में आप क्या आशय लगाते हैं। तो हम इसमें कर सकते हैं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है जो एक्सट्रैक्ट वगैरह में आ सकता है। द फ्राइटेंड एयर मीन्स द atmosphere of fright, fear, atmosphere of fear, यानी भय का वातावरण। ये हल्का सा क्वेश्चन है बेटा, जो कि हमको जैसे एक्सट्रैक्ट वगैरह में पूछा जा सकता है बेटा कि राइट द मीन्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, ठीक है। ओके, फाइंड द वर्ड विच मीन्स, ऐसे भी आ सकता है फाइंड द वर्ड विच मीन्स द एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, ठीक है, यानी कि भय का वातावरण। तो हम क्या रखेंगे, फ्राइटेंड एयर। तो इसको आपको बेटा अच्छे से ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, आप फटाफट से उतार चलिए। अगला देखो, वाई डज द पोएट सर्च द रैबिट, यानी कवि जो है बेटाओ वो खरगोश को क्यों ढूंढता है, कवि खरगोश को क्यों ढूंढता है। तो देखो, ढूंढने के भी कई कारण हो सकते हैं, या तो शिकार करना चाहता है, या उसको पकड़ना चाहता है, उसको पालना चाहता है, कई कारण हो सकते हैं बेटा। तो इस कविता में कवि खरगोश को क्यों तलाश करता है, क्यों ढूंढता है, तो देखो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटाओ, द पोएट सर्चेस द रैबिट because he wants to help the rabbit, but लेकिन he cannot locate the rabbit, लेकिन वो खरगोश को ढूंढ नहीं पाता है। वो खरगोश की सहायता करना चाहता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ऐसे करके बेटा ये जो प्रश्न है, इन क्वेश्चनों को हम आराम से और ढंग से लिख सकते हैं। उतार लो बेटाओ। चलिए, अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि बेटा कविता की विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, थीम कहते हैं बेटा विषय वस्तु। अब कविता की विषय वस्तु क्या है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो देखो आंसर हम लिखेंगे बेटाओ, द थीम ऑफ द पोएम इज, क्या है बेटा, इज द प्रोटेक्शन, इज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड
इज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इस प्रकार से हम बेटा इसको आराम से सेट करेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ या प्रोटेक्शन ऑफ की जगह बेटा अपन फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फॉर विल्ड एनिमल्स। तो कविता की जो विषय वस्तु है मेरे बच्चों वो जंगली जानवरों के प्रति सुरक्षा है। ठीक है, यानी इस कविता ने कवि ने जोर किस पर दिया बेटा कि जंगली जानवरों की सुरक्षा पर। तो ये है, इसमें अब इसको बेटा बढ़ाने के लिए थीम को थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ता है। इसको बढ़ाने के लिए तो इसकी थोड़ी सी हमको कहानी भी इसमें अपन सेट कर सकते हैं, जैसे द पोएट बिकम्स अनईजी। अनईजी का मतलब होता है बेटा बेचैन। क्या क्या कहते हैं बेटा? बेचैन। कभी जो होता है वो बेचैन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? द पोएट बिकम्स अनईजी, बेचैन हो जाता है। हमें इसमें सेट करें बाई हियरिंग द पेनफुल क्राइज, पेनफुल क्राई ऑफ ट्रैप्ड रैबिट। पेनफुल क्राई ऑफ ट्रैप रैबिट, यानी कि जो फंसा हुआ खरगोश है बेटाओ, उस खरगोश की चिल्लाहट को देख करके वो दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उतार लो इसको बेटाओ। ही सर्चेस द रैबिट एवरी वेयर। यहां तक उतारो पहले, फिर और लिखेंगे ही सर्चेज द रैबिट एवरी वेयर। एवरी वेयर के आगे बेटा बट जोड़ना, क्या जोड़ना? बट। फटाफट से पॉज करके उतारो बेटा। बट he is unable to locate him। लेकिन वो उसे ढूंढने में कैसा हो जाता है बेटा? असमर्थ। क्या सुनता है? he searches the rabbit everywhere, वो खरगोश को प्रत्येक जगह ढूंढता है, but he is unable to locate him, लेकिन वो उसे ढूंढने में कैसा हो जाता है बेटा? असमर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे द पोएट वांट्स टू हेल्प हिम बट ही कैन नॉट फाइंड द प्लेस। लेकिन वह उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता है। आगे हम करेंगे बेटा द पोएट क्रिएट्स सिंपैथी फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन रीडर्स। ओके बेटा, ऐसे यहां तक हम इस कविता को, ये आंसर अपना सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लिख लो फटाफट से, कोई दिक्कत मत लो बेटा। ठीक है ना? ही इज अनेबल टू लोकेट हिम, द पोएट वांट्स टू हेल्प हिम, एंड कभी उसकी सहायता करना चाहता है। हिम किसके लिए आया बेटा? रैबिट के लिए। किसके लिए? रैबिट के लिए। बट ही कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन वो स्थान को ढूंढ नहीं पाता है। द पोएट क्रिएट सिंपैथी, सिंपैथी कहते हैं सांत्वना। किसे कहते हैं बेटा? सांत्वना। यानी कवि जो है क्रिएट सिंपैथी, वो सांत्वना व्यक्त करता है फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के लिए, इन रीडर्स। इन रीडर्स का मतलब होता है बेटा पाठकों के दिमाग में। पाठकों के दिमाग में जो कवि है वो सिंपैथी व्यक्त करना चाहता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब मैंने आपको कविता का पूरे का अर्थ कराया। अर्थ के साथ साथ जो कुछ प्रश्न थे छोटे मोटे, वो प्रश्न मैंने आपके लिए इसमें कंप्लीट कराए।
बाकी के जो क्वेश्चन है बेटाओ, कुछ और भी प्रश्न है, वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, क्योंकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना बेटाओ, क्योंकि प्रश्न उत्तर तो हम किताब में से भी पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको पीडीएफ के रूप में सारे के सारे क्वेश्चन और कंप्लीट दूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो छोटे छोटे बेटाओ जो हमको इसमें कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इस चीज को बिल्कुल। कब तक? अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट जो पोइम है, नेक्स्ट पोइम लेकर के हम आपके लिए आएंगे, तो आप उसका इंतजार कीजिए बेटाओ बेसब्री से, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना बेटाओ कि आज की क्लास आपको किस प्रकार से लगी, पोइम आपको याद हुई या नहीं हुई। अगर पोइम में कोई प्रॉब्लम आई हो बेटाओ तो वो मुझसे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हाँ, पोइम के बारे में एक चीज लास्ट में और बता के जाता हूं बेटा मैं आपको, कि पोइम की पंक्ति का, पोइम की लाइन का प्रत्येक फर्स्ट लेटर कैसा बनाते हैं बेटा हम? कैपिटल बनाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। फर्स्ट लेटर कैसा बनाते हैं बेटा हम? कैपिटल, चाहे वो कुछ भी है। ओके, इसे सेंटेंस नहीं कहते, क्या कहते हैं बेटा हम? लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पोएम के बारे में आप बेफिक्र रहो और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना है बेटा कि आज की क्लास आपको किस प्रकार से लगी। 2 क्लास हुई हैं आपकी, 2 क्लास में आपकी एक पोएम कैसी होगी बेटा? कंप्लीट। ओके, प्रश्न उत्तर और आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए बेटा। आप इसी के साथ बस घर पे रहो, स्टे होम, स्टे फ्री एंड ईट, ड्रिंक एंड टू बी मैरी। चाओ।